हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार हमेशा की तरह आज भी आपके सामने इंग्लिश का शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ। इसमें हम वर्ब ही पढ़ेंगे। इसमें हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, खास करके कॉमन एरर डिटेक्शन के फॉर्म में कह सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्म में, प्रेपोजिशन के फॉर्म में भी कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये नॉन फाइनाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस नॉन फाइनाइट में हम लोग इन्फिनिटिव के साथ साथ बेयर इन्फिनिटिव, उनके यूसेज, डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं हम आज का जो हमारा टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब वो क्या है, उसमें हमें क्या देखना है। तो ये देखिए, आपके पास नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड स्लाइड देख सकते हैं यहाँ पर आप। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले नॉन फाइनाइट के डेफिनेशन को समझेंगे। नॉन फाइनाइट क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, और ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो है फाइनाइट वर्ब से डिफरेंट कैसे होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और टोटल नॉन फाइनाइट कितने होते हैं ये भी हम बात करेंगे। उनमें से कुछ नॉन फाइनाइट के बारे में इस क्लास में बात होगी और बचे हुए कुछ नॉन फाइनाइट्स के बारे में अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एक्शन वर्ब्स होते हैं बेसिकली, है ना, जो हमारा एक्शन वर्ब होता है इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है फाइनाइट और एक होता है नॉन फाइनाइट। ठीक है, अब ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में डिफरेंस क्या है? देखिए, फाइनाइट वर्ब वैसे वर्ब जो होते हैं विच इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय इट्स सब्जेक्ट, यानी फाइनाइट वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, नंबर के टर्म्स में, नंबर के मामले में जो वर्ब सब्जेक्ट से कंट्रोल रहे उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब ये नंबर का मामला क्या है इसे जरा समझिए। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होता है? प्लूरल होता है। और ऐसे वर्ब जो इस रूल को फॉलो करते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ वैसे भी वर्ब्स होते हैं जिनको सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी, प्लूरल है तो भी, वही फॉर्म में वो यूज होते हैं। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट मेरे सामने जो आया वो सिंगुलर है या प्लूरल है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे वर्ब जो सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल नहीं होते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, लाइक ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी वही वर्ब फॉर्म रहेगा, और प्लूरल है तो भी वही वर्ब फॉर्म रहेगा। तो वैसे वर्ब को हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो यही कहा गया कि अ वर्ब विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय इट्स सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर और पर्सन इज नोन एज नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब को फर्क नहीं पड़ता कि सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है या फिर सिंगुलर है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखिए, सेंटेंस में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, नोरा फतेही डांसेस वेल। अब यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट हमारा नोरा फतेही, ठीक है, नोरा फतेही सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट बिकॉज सिंगल है। अब वहां पर जो वर्ब यूज हुआ डांसेस, ध्यान रखेंगे, ये जो वर्ब यूज हुआ डांसेस, ये बहुत बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये क्या है? प्लूरल वर्ब है। हालांकि ये जो देख रहे हैं ना V5, वैसे वर्ब जिसमें एस या एस लगा होता है उसे हम V5 कहते हैं। आपको मैं एक चीज यहाँ पर फैक्ट बता दूं कि जो V5 होते हैं वो सिंगुलर वर्ब होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चों का अभी भी कंफ्यूजन रहता है। V5 जिस वर्ब में एस आई एस लगा हुआ है वो वर्ब सिंगुलर होते हैं। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड जो V1 होता है ना, जो V1 होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इन्हें हम प्लूरल वर्ब कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा आप। वर्ब में एस आई एस लगा हुआ है तो वो सिंगुलर, और वर्ब में एस आई एस नहीं लगा हुआ है तो वो प्लूरल, यानी V1 प्लूरल और V5 सिंगुलर। रेस्ट जो बीच में बचे हुए हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। उनको आप सिंगुलर के साथ यूज कीजिए, प्लूरल के साथ यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो यही दो ऐसे वर्ब होते हैं V1 एंड V5
जो बेसिकली क्या कहलाते हैं, फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि रूल क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। रूल ये होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट है ना सिंगुलर होता है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, रूल कहता है। जबकि सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। और ये ऐसे वर्ब जो इस रूल को फॉलो करते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो फॉलो नहीं करते उन्हें फाइनाइट वर्ब नहीं कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट कहते हैं। तो आप मुझे यहाँ बताइए कि इसमें जो सेंटेंस यूज किया हुआ है, नोरा फतेही डांसेस वेल, इसमें जो डांसेस है वो फाइनाइट हुआ या नॉन फाइनाइट हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि डांसेस सिंगुलर है और सब्जेक्ट भी हमारा क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुआ, यानी ये जो वर्ब है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल को फॉलो कर रहा है। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल होता तो ये प्लूरल हो जाता। इस वजह से हम यहाँ पे डांसेस को क्या कहेंगे, फाइनाइट वर्ब कहेंगे। क्लियर है? यानी सीधा सा कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि जो वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा यूज होता है, सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल्ड होता है, ठीक है, कंट्रोल किस टर्म्स में, कंट्रोल इस टर्म्स में कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाए, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाए, इस सेंस में, तभी इसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जबकि दूसरे तरफ वैसे वर्ब भी होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। ठीक है ना? तो देखिए, अब यहाँ देखिए कह रहा है ही वुड रेदर डाई देन बेग। ही सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, वुड रेदर डाई, डाई यहाँ पर V1 आ गया, ये V1 आ गया आपका, देख रहे हैं? यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो भी वर्ब हमने प्लूरल लगाया और ये सही भी है। अब यहाँ देखिए दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है और यहाँ डाई प्लूरल ही आया। तो आप बताइए कि यहाँ पे जो दोनों सेंटेंस में वर्ड डाई यूज हुआ, क्या इसको कोई फर्क पड़ रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि उसका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। कुछ भी रहे कोई फर्क उसे नहीं पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिए। क्लियर है? तो इससे साफ ये पता चलता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स बेसिकली वैसे वर्ब्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल्ड नहीं होते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि नॉन फाइनाइट वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कि वर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कहा जाता है, वर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन नॉन फाइनाइट वर्ब ही कहलाता है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है और बहुत जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इनको बहुत कंफ्यूजन होता है, कहाँ पे 2+V1 लगाना है, कहाँ V1 लगाना है, कहाँ V4 लगाना है, कहाँ V3 लगाना है, ऐसे ऐसे सिचुएशन में वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसी का हम लोग आज क्लियर करेंगे डाउट कि कहाँ पे हमें 2+V1 लगाए, कहाँ V1 लगाए, कहाँ V4 लगाए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जान लेते हैं नॉन फाइनाइट कितने होते हैं। तो नॉन फाइनाइट बेसिकली 4 होते हैं। ठीक है, नॉन फाइनाइट कितने हैं, 4। सबसे पहले जो नॉन फाइनाइट होता है उसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं, जो 2+V1 के फॉर्म में होता है, यानी 2+V1 वाला को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे इसे कहा जाता है इन्फिनिटिव विथ 2, इन्फिनिटिव विथ 2 कहा जाता है, यानी 2+V1। दूसरा जो नॉन फाइनाइट का टाइप है वो है बेयर इन्फिनिटिव, जो सिंपली क्या होता है, V1 होता है। ठीक है, थर्ड जो नॉन फाइनाइट का टाइप है वो है जेरेंड। जेरेंड को हम वर्बल नाउन भी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे, वर्बल नाउन इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दिखता है वर्ब की तरह लेकिन फंक्शन कैसे करता है, नाउन की तरह से फंक्शन करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वर्बल नाउन भी कहते हैं। जेरेंड का दूसरा नाम क्या है, वर्बल नाउन। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ आते हैं, फोर्थ नॉन फाइनाइट का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, ये पार्टिसिपल है, इसे कहा जाता है वर्बल एडजेक्टिव। ये भी वर्ब की तरह से दिखता है लेकिन काम कैसा करता है, ये एक एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। ठीक है, तो पार्टिसिपल और जेरेंड दोनों ही वर्ब होते हैं। ऐसे तो सारे नॉन फाइनाइट वर्ब ही है, लेकिन इनमें खास करके जेरेंड और पार्टिसिपल की अगर हम बात करते हैं तो जेरेंड एक वर्बल नाउन है, वर्ब होते हुए भी एक नाउन की तरह से काम करता है, जबकि पार्टिसिपल एक वर्बल एडजेक्टिव है जो वर्ब होते हुए भी एक एडजेक्टिव की तरह से फंक्शन करता है। समझ में आई बात? तो नॉन फाइनाइट 4 तरह के होते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग इन्फिनिटिव प्लस बेयर इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जेरेंड प्लस पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग
इन्फिनिटिव से रिलेटेड यूसेज के बारे में, यानी आज हम बात कर रहे हैं 2+v1 2+v1 से रिलेटेड यूसेज के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो अगर जहां तक इन्फिनिटिव की बात हो रही है, जहां तक हम इन्फिनिटिव यानी 2+v1 की बात करते हैं, तो इसमें यह जानना जरूरी होता है कि कहां कहां पे हमें 2+v1 का यूज करना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो मैं यहाँ आपको बता दूं, कुछ जगहों पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ वर्ड जो है ग्रीन प्रिंटेड हम कह सकते हैं, ग्रीन में ग्रीन कलर्ड से, है ना, मेंशन किया हुआ है। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, अलाउ, एडवाइस, परमिट, इनवाइट, ऑर्डर, इनकरेज। इनकरेज एक साथ है ये, है ना, इनकरेज। इनकरेज हो गया, डिस्करेज हो गया, फोर्स हो गया, रिमाइंड हो गया, वार्न हो गया, फॉरबिड हो गया। ठीक है, ये सब ऐसे वर्ब्स होते हैं जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करते हैं ये मैं आपको जरा बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, ये जितने भी ब्रैकेटेड वर्ब हैं, जो भी ब्रैकेट में लिखे हुए हैं वर्ब्स होते हैं, ठीक है, इनके बाद हम 2+v1 का भी यूज करते हैं और v4 का भी यूज करते हैं। यहीं पे कंफ्यूजन हो गया ना। अगर एक ही चीज यूज होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि इनके बाद आप v4 का भी यूज कर सकते हैं और 2+v1 का भी यूज कर सकते हैं। यानी आप यहाँ पर इन्फिनिटिव का भी यूज कर सकते हैं और जेरेंड का भी यूज कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ ये कंफ्यूजन है, ध्यान रखेंगे। ये जितने भी ग्रीन कलर्ड में है और जो ब्रैकेट में मेंशन किए जो वर्ब्स हैं, ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद हम मेन वर्ब के रूप में 2+v1 का भी यूज करते हैं और जेरेंड का भी यूज करते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? अब मैं आपको बता दूं कि कब इनका यूज जो है इनके साथ 2+v1 करना है और कब इनके साथ v4 करना है। ठीक है, समझ लीजिए। तो ये जितने भी वर्ब्स आप देख रहे हैं ना, जितने भी जो यहाँ पर ब्रैकेट में है, ग्रीन कलर में वर्ब मेंशन है, ध्यान रखेंगे कि इन सब के बाद ये जो वर्ब्स आप देख रहे हैं, इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट मिल जाए, ध्यान रखेंगे, ये जो वर्ब्स आप जितना भी देख रहे हैं ना, इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो निश्चित तौर पे उस ऑब्जेक्ट के बाद यूज होने वाला जो वर्ब होता है वो आपका 2+v1 होता है। क्या होता है? 2+v1। ये ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है कि अगर ये ऊपर दिए गए जितने भी वर्ब्स हैं, अलाउ, एडवाइस, परमिट, इनवाइट, ऑर्डर, इनकरेज, डिस्करेज, रिमाइंड, वार्न, ठीक है, फोर्स, इन सभी के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो निश्चित तौर पे इनके बाद जो मेन वर्ब यूज होता है वो आपका 2+v1 में होता है। इसका ध्यान रखिए। समझ गए? एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है वी फॉरबिड चिल्ड्रन। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, मना करना होता है। ठीक है, वी फॉरबिड चिल्ड्रन डैश फ्लावर्स। ठीक, यहाँ पे आप समझना है कि फॉरबिड वर्ड है जो कि मैंने यहाँ पर इंक्लूड भी किया था, फॉरबिड का, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं फॉरबिड, फॉरबिड फॉरबिड होता है इस तरह से पास्ट टेंस में। अब यहाँ पे फॉरबिड जो हम लोग लिखते हैं, लिखे हैं हमने, फॉरबिड का के बाद क्या आया? चिल्ड्रन, जो कि एक नाउन है। क्या ये ऑब्जेक्ट है? कैसे पहचानेंगे? व्हाट या हुम का आंसर देना चाहिए। तो कहता है वी फॉरबिड हुम, वी फॉरबिड चिल्ड्रन। हम किसे मना करते हैं? बच्चों को मना करते हैं। अब आपने देख लिया कि फॉरबिड के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। हमने क्या कहा कि ऊपर दिए गए जितने भी वर्ब्स हैं उनके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो मेन वर्ब के रूप में आपको क्या यूज करना है? 2+v1 यूज करना है। तो 2+v1 जहां होगा वो हम यूज कर देंगे यहाँ पर। तो वी फॉरबिड चिल्ड्रन, अब देखिए प्लग तो होगा नहीं, फ्रॉम भी नहीं यूज करेंगे। बहुत बच्चे फॉरबिड के साथ फ्रॉम लिख देते हैं, लेकिन फॉरबिड के साथ फ्रॉम कभी नहीं होता है। ठीक है, तो वी फॉरबिड चिल्ड्रन टू प्लग फ्लावर्स, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। समझ में आ रही बात? यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये सभी जो वर्ब्स हैं इनके साथ आप 2+v1 का भी यूज कर सकते हैं और v4 का यूज कर सकते हैं। इसमें हमने पहला देखा कि 2+v1 का यूज कब करेंगे? तो तब करेंगे जब ये जो ऊपर जितने भी वर्ब्स हैं, ग्रीन कलर में दिए हुए वर्ब्स जो हैं, इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ऑब्जेक्ट के बाद निश्चित तौर पे आपको क्या यूज करना चाहिए? 2+v1 का यूज। वही दूसरे तरफ यही जो वर्ब्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, इन वर्ब्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट हमें यूज करना है वर्ब। तो इन वर्ब के बाद डायरेक्ट अगर आप वर्ब यूज करेंगे तो वो जो होता है वो जेरेंड होता है। ठीक है, जेरेंड मतलब v1 प्लस ing फॉर्म। ये सारे जो वर्ब्स आप देख रहे हैं इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो आगे 2+v1 यूज होगा। इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट आपको क्या यूज करना है?
V4 का यूज करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, कहता है यहाँ पे कि वी डू नॉट अलाउ डैश हियर। ठीक है, समझिए, वी डू नॉट अलाउ डैश हियर। अगर आपके पास ऑप्शन देता है स्मोक, एक हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन देता है टू स्मोक, और थर्ड ऑप्शन आपको देता है स्मोकिंग। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, वी डू नॉट अलाउ डैश। अब ये पहले देख ली कि क्या ये वर्ब उस लिस्ट में है जो लिस्ट हमने आपने अभी अपने पढ़ा, तो बिल्कुल है वो अलाउ। देखिए यहाँ पर ये वर्ड जो है अलाउ यहाँ पे आ गया, यानी अब ये देखना है कि ये जो वर्ड अलाउ है इसके बाद क्या ऑब्जेक्ट है, तो नहीं है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आपको कौन सा वर्ब यूज करना होगा, जेरेंड यूज करना होगा, यानी V4 यूज करना होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वी डू नॉट अलाउ स्मोकिंग हियर। अगर आप लिखते हैं वी डू नॉट अलाउ टू स्मोक हियर, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हालांकि देखने में अच्छा लग रहा है, वी डू नॉट अलाउ टू स्मोक हियर, ये अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन ये गलत हो जाता है। नियम, रूल, जो लॉ है, जो कंडीशंस हैं, उनके अनुसार हमें चलना चाहिए। ठीक है, हम अपने अनुसार नहीं चलते हैं, सुटेबल जो है उसके अनुसार नहीं चलते कि ये सुटेबल है इसलिए ये सही होना चाहिए, और ये नहीं, आपके पास रीजन होना चाहिए क्यों, क्या वो सुटेबल इस वजह से हम ये कह देंगे कि ये सुटेबल लग रहा है इसलिए सही हो जाएगा, नहीं, वी मस्ट हैव अ सॉलिड रीजन। ठीक है, हमारे पास एक रीजन होना चाहिए, और रीजन यही है, ये जो वर्ब्स आप देख रहे हैं, इन सारे वर्ब्स के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो आगे 2+V1 यूज कीजिए, इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप क्या यूज करेंगे, तो आप यूज करेंगे जेरेंड। ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा। ठीक है, अब वो पॉइंट क्या है ये भी जरा समझ लीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो आपने पहला पॉइंट क्या देखा, पहला पॉइंट आपने देखा कि ये जो ऊपर दिए गए जितने भी वर्ब्स हैं इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो आगे 2+V1 लगेगा। ठीक है, अगर ये जो ऊपर दिए गए वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट वर्ब यूज करना है, तो V4 लगेगा। अब एक और पॉइंट यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ये जितने भी वर्ब्स हैं, ठीक है, ये सभी वर्ब्स के पहले या फिर इन सभी वर्ब्स का यूज अगर पैसिव वॉइस में कर दिया जाता है, जैसे मैंने बताया था इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, वॉज, वर, हैज बीन, है ना, हैव बीन, हैड बीन, या बी, या फिर बीइंग। ध्यान रखेंगे, अगर ये वर्ब, इनमें से कोई वर्ब जो आप देख रहे हैं जैसे अलाउ, एडवाइस, परमिट, फॉरबिड, इनवाइट, इनकरेज, डिस्करेज, फोर्स, रिमाइंड, इनके पहले अगर इनमें से कोई भी वर्ब यूज किया गया हो, ठीक है, तो निश्चित तौर पे इनको आपको V3 में रखना होगा, यानी ये इनमें से कोई भी वर्ब यूज हो गया हो और इनके बाद इनमें से कोई वर्ब है, जैसे मान लिया अलाउ ही है तो ये अलाउड हो जाएगा। ठीक है, एडवाइस है तो एडवाइज हो जाएगा। समझिए बात, यानी ये जो ग्रीन में मेंशन वर्ब्स हैं इनके 3 क्राइटेरिया बनेंगे। पहला क्राइटेरिया ये है कि इनके बाद ये जो वर्ब्स आप देख रहे हैं एक्टिव वॉइस में हो और इनके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो, तो आगे 2+V1 का यूज कर देंगे। दूसरा, इन ये वर्ब एक्टिव वॉइस में ही यूज किए गए होंगे लेकिन इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो उस कंडीशन में जो मेन वर्ब यूज होगा डायरेक्ट V4 हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये सभी जो वर्ब्स हैं इनके बाद हम 2+V1 लगाएंगे या V4 लगाएंगे, ये तीसरा कंडीशन ये कहता है कि अगर इन वर्ब्स के पहले इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, ये जो वर्ब्स आप देख रहे हैं इनके पहले इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, तो सबसे पहले तो ये वर्ब जो होते हैं वो V3 फॉर्म में चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो आप मेन वर्ब यूज करेंगे वो मेन वर्ब जो हो जाएगा वो 2+V1 में हो जाएगा। यानी इनके साथ हम 3 तरह का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं मेन वर्ब यूज करने का।
पहला कि ये वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में यूज किया जाता है और इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो मेन वर्ब 2 + V1 हो जाएगा। दूसरा, सेम वर्ब एक्टिव वॉइस में यूज किया जाए और ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आगे आपको V4 यानी V1 + ing अर्थात जेरेंड का यूज करना चाहिए। और तीसरा, ये वर्ब है और इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इनके पहले इजेमार यानी ये वर्ब पैसिव वॉइस में है, इनके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं है वो अलग बात है, थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर ये पैसिव में यूज किए गए हैं और ऑब्जेक्ट नहीं भी है इनके बाद, ऑब्जेक्ट है तब तो 2 + V1 लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने कहा कि V4 लगता है। लेकिन ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी हम इसके बाद 2 + V1 लगा सकते हैं। वो कब लगा सकते हैं? वो तभी लगा सकते हैं जब ये वर्ब पैसिव में यूज हो। तो तीन चीजें आप याद रखेंगे कि 2 + V1 का यूज ये जो वर्ब्स दिए हुए हैं उनके साथ कब करते हैं, ये 3 पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन जिन्हें हम वर्ब ऑफ परसेप्शन भी कहते हैं। अब ये वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होता है, इनको एक बार समझिए। यानी वर्ब ऑफ परसेप्शन हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, उनके फंक्शन से रिलेटेड हो। जैसे अगर मान लिया जाए मैं आई की बात करता हूँ तो आई का क्या फंक्शन है? सी, लुक। ठीक है, ईयर का क्या फंक्शन है? हियर, लिसन। ठीक है, स्किन हो गया, इनका क्या फंक्शन है? फील करना। नोज का क्या फंक्शन है? स्मेल करना। ठीक है, और साथ ही साथ इमोशनल वर्ब्स भी होते हैं, वर्ब्स रिलेटेड टू माइंड, जैसे थिंक हो गया, नोटिस हो गया, बिलीव हो गया। तो वर्ब्स रिलेटेड टू हेड एंड हार्ट, दिल और दिमाग से संबंधित जो भी वर्ब्स बनते हैं वो भी परसेप्शन में आ जाते हैं। ठीक है, ये दिखेगा आपको एक्शन की तरह से, लेकिन वाकई में ये एक्शन होते नहीं, इसमें कोई एक्शन होता नहीं है। समझ रहे हैं बात को? लेकिन दिखता है एक्शन की तरह से। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है या वर्ब्स रिलेटेड टू हेड एंड हार्ट है, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में अगर ये सभी वर्ब पैसिव में यूज हो जाए, किसमें यूज हो जाए? पैसिव में यूज हो जाए, तो उस सिचुएशन में आपको इनके बाद 2 + V1 का यूज करना है। और अगर एक्टिव वॉइस में यूज होता है तो आप V1 का यूज कर सकते हैं या V4 का यूज कर सकते हैं। यानी इनसे दो चीजें के बारे में पता चला कि ये जितने भी वर्ब्स आप देख रहे हैं जो यहाँ पर ना पिंक में लिखे हुए हैं वर्ब्स, इनको हम वर्ब ऑफ परसेप्शन। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो वर्ब्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं, अगर ये एक्टिव वॉइस में होते हैं, कौन से वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में, तो निश्चित तौर पे इनके बाद आपको क्या यूज करना है? या तो आप V1 का यूज कीजिए या V1 + ing का यूज कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये जो सेम वर्ब्स आप देख रहे हैं, लिस्ट ऑफ दीज वर्ब्स, ये जो वर्ब का लिस्ट आप देख रहे हैं, है ना, ये सभी अगर ये पैसिव वॉइस में है तो निश्चित तौर पे इनके बाद जो आप वर्ब यूज करेंगे वो इंफिनिटिव होगा, जो कि 2 + V1 होगा। ये ध्यान रखना है। समझ में आई बात? ये जो वर्ब्स आप देख रहे हैं, सी, हियर, फील, स्मेल, नोटिस, नो, लिसन, तो इनके बाद अगर वर्ब यूज हो रहा है मेन वर्ब, ठीक है, तो कौन सा वर्ब यूज करेंगे इसमें हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर ये वर्ब्स एक्टिव वॉइस में यूज होते हैं तो इनके बाद आप या चाहे तो V4 का यूज कर दीजिए यानी V1 + ing, या फिर V1 का यूज कर दीजिए, दोनों एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन अगर इनका यूज पैसिव में किया गया है और आपको मेन वर्ब लगाना है आगे, तो निश्चित तौर पे वो क्या होता है? 2 + V1 ही होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई हर्ड हिम शाउटिंग या आई हर्ड हिम शाउट, मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना। हर्ड वर्ब आ गया। अब ये देखिए, सुनने का काम किसने किया? आई। इसका मतलब ये सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में है क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन का परफॉर्मर है और यहाँ सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। ठीक है, जबकि दूसरा सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि ही वॉज हर्ड, ये पैसिव में लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, बी या बीइंग के बाद V3 लग जाए तो वो पैसिव होता है। लेकिन अब ये डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है कि उसको पैसिव में होना चाहिए था या एक्टिव में होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है ही वॉज हर्ड, उसे सुना गया, उसने सुना नहीं, उसे सुना गया। क्या करते सुना गया? चिल्लाते हुए सुना गया। इसका मतलब
कि सुनने का काम किसी और ने किया, मैंने किया, ठीक है, और उसे सुना गया, उसने नहीं सुना, मैंने उसे सुना, उसे सुना गया। इसका मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट ही जो है वो सुनने का काम नहीं कर रहा है, सुनने का काम कोई और, यानी मैं कर रहा हूँ, आई। इस वजह से सेंटेंस का ये जो सब्जेक्ट है वो एक्शन का परफॉर्मर ना होकर एक्शन का रिसीवर निकला, यानी ये एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, सुनने का काम कोई और कर रहा है। तो वैसे सिचुएशन में ये जो है ये कौन सा वॉइस में चला गया, पैसिव वॉइस में चला गया। और जब ये पैसिव वॉइस में चला गया तो मैंने बताया ये सारे वर्ब्स जब पैसिव में यूज होते हैं तो इनके बाद जो मेन वर्ब होना चाहिए वो 2+V1 होना चाहिए, ठीक है, जैसा कि ऑलरेडी यहाँ मेंशन है। तो ही वॉज हर्ड टू साउट, अगर आप लिखते हैं ही वॉज हर्ड शाउटिंग तो ये निश्चित तौर पर रॉन्ग हो जाए, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखिए कि अगर ये एक्टिव है, आई हर्ड हिम शाउट, आई हर्ड हिम शॉट, आई हर्ड हिम शाउटिंग, दोनों ये सही है। लेकिन अगर ये पैसिव में आता है तो आपको सिर्फ 2+V1 यूज करना है। क्लियर है? आगे के यूज में चलते हैं इसके। अब देखिए नेक्स्ट यूज आता है इन्फिनिटिव का 2+V1 का। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अक्सर हम लोग गलतियां करते हैं, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें। क्या इसमें ये है कि ये जो वर्ब्स आप देख रहे हैं ना, आस्क, डिसाइड, डिस्कवर, एक्सप्लेन, फॉरगेट, रिमेंबर, नो, लर्न, अंडरस्टैंड, ठीक है, वंडर, वांट टू नो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स यूज होते हैं और इनके बाद आपको मेन वर्ब यूज करना है तो प्रॉब्लम ये है कि 2+V1 यूज करें, V1 यूज करें, V4 यूज करें, V3 यूज करें, क्या यूज करें, है ना। तो इसका प्रॉब्लम ये आप समझिए, पहली बात कि जब भी ये वर्ड्स यूज होंगे, जब भी ये वर्ड्स यूज होंगे तो निश्चित तौर पे इनके साथ सर्टन टाइप ऑफ WH क्वेश्चन का यूज होता है, WH वर्ड का यूज होता है। WH वर्ड का मतलब हो गया जैसे हाउ हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, वाई हो गया, इन्हें हम WH वर्ड कहते हैं। तो WH वर्ड का यूज होना निश्चित है, ठीक है। कभी भी ये वर्ड्स अगर यूज किए गए हैं और इनके बाद आपको मेन वर्ब लगाना है तो कभी भी डायरेक्ट मेन वर्ब यहाँ पर नहीं लगता, इनके साथ निश्चित तौर पे आपको इनमें से कोई एक WH वर्ड का सुटेबल वे में यूज करना है, ठीक है। अब जैसे कहता है सेंटेंस देख रहा है ही नोज टू स्विम, ही नोज टू स्विम, देखने में सेंटेंस करेक्ट लग रहा है लेकिन वाकई में ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है। क्यों? कि मैंने कहा कि इनमें से कोई भी वर्ब अगर यूज हुआ है और उनके बाद डायरेक्ट आप वर्ब यूज कर रहे हैं तो वो होगा 2+V1 ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, और 2+V1 यानी इन्फिनिटिव ही होगा। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, उसमें WH वर्ड का यूज होना ही होना है, ठीक है। इस वजह से कहता है ही नोज टू स्विम, यहाँ होना चाहिए ही नोज हाउ टू स्विम। हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे, वो तैरना जानता है, लेकिन इंग्लिश में जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ही नोज टू स्विम नहीं लिखेंगे, आपको क्या लिखना होगा, ही नोज हाउ टू स्विम, उसे पता है कि कैसे तैरा जाता है, यानी वो तैरना जानता है। समझ रहे हैं बात को? तो जितने भी वर्ब्स आप देख रहे हैं ग्रीन प्रिंटेड, ग्रीन कलर्ड में जो वर्ब दिए हुए हैं, इनके यूज अगर किसी सेंटेंस में होता है और इनके बाद आपको वर्ब यूज करना है तो इस बात का पहले ध्यान रखें कि इनके बाद आपको WH वर्ड, कोई भी एक सुटेबल WH वर्ड यूज करें और तब जाकर 2+V1 का यूज करें। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि आई लर्न, आई लर्न, ठीक है, टू ऑपरेट मशीन, ऑपरेट मशीन, आई लर्न टू ऑपरेट मशीन, आई लर्न टू ऑपरेट मशीन। ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि आई लर्न टू ऑपरेट मशीन, है ना। तो क्या ये करेक्ट है? नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो वर्ड है एक्सप्लेन, फॉरगेट, लर्न, लर्न भी वर्ड है यहाँ पर, लर्न जब आ गया तो आगे जो वर्ब आप यूज करेंगे उसके बीच में आपको कोई WH वर्ड यूज करना होगा। लेकिन अब आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए इसके बीच में, आप जरा अपना सेंस यूज कीजिए, क्या यूज होना चाहिए, क्या वेयर होना चाहिए, क्या वेन होना चाहिए, क्या हाउ होना चाहिए, क्या वेयर होना चाहिए, क्या विच होना चाहिए, जो सुटेबल है वही आपको लगाना है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑपरेट मशीन, मशीन कैसे चलाई जाती है, कहाँ चलाई जाती है, तो मशीन तो कहीं ना कहीं होगा रखा हुआ, तो कहाँ तो कह नहीं सकते, क्यों चलाया जाता है ये भी सुटेबली नहीं कहेंगे,
कैसे चलाया जाता है, यानी सीखने की बात कर रहा है। यहाँ तो पहले ही कह दिया ना, आई लर्न, मैं सीख गया हूँ, मैं मशीन चलाना सीख गया था। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना, आई लर्न हाउ टू ऑपरेट मशीन। ये नहीं कि लिखे आई लर्न टू ऑपरेट मशीन, ये गलत हो जाता है। तो लिखना है आई लर्न हाउ टू ऑपरेट मशीन। इस तरह से ये जितने भी ग्रीन कलर्ड वर्ब हैं, और इनके बाद अगर आपको मेन वर्ब यूज करना है तो इस बात का ध्यान रखें कि इन दोनों मेन वर्ब और ये जो ग्रीन कलर्ड वर्ब हैं, इनके बीच में एक सुटेबल WH वर्ड का यूज करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, इसका ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल लेकिन बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये। देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में टू का यूज किया गया होगा, ठीक है, तो टू के बाद जो भी रहे आगे आपको 2+V1 ही यूज करना है, दूसरा कोई भी यूज नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखें कि टू के बाद आगे 2+V1 ही यूज होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अक्सर गलतियां क्या होती हैं कि जैसे टू के बाद हम लोग कोई एडजेक्टिव का यूज कर देते हैं और उसके बाद दैट का यूज करके प्लस फिर सब्जेक्ट यूज कर देते हैं और फिर सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही इज टू वीक, इज टू वीक दैट ही कैनॉट वॉक, या ही कांट वॉक। ठीक है, तो कभी भी टू के साथ दैट का यूज नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग है। अब बात आती है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम रॉन्ग क्या करें? क्या हम दैट को हटा देंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप दैट के जगह पे टू लिखिएगा तो आगे तो सब्जेक्ट आ गया और टू के बाद तो वर्ब आना चाहिए। इसका मतलब जरूरी नहीं कि यही गलती हो, इसको अगर हम इम्प्रूव कर दें तो सेंटेंस क्लियर हो गया। यानी टू के जगह हम सो कर देते हैं तो ये सही होता है, यानी सो के साथ दैट और टू के साथ टू का यूज किया जाता है। सो के साथ आपको क्या यूज करना चाहिए, दैट, और दैट के बाद फिर सब्जेक्ट आता है, जबकि टू के साथ वो क्या यूज करना है, 2+V1 यूज। तो ये भी आप कंसेप्ट को ध्यान में रखें। जैसे यहाँ देखिए, ही इज टू वीक टू वॉक, टू के साथ टू आया। ही इज टू एक्सपीरियंस अ ड्राइवर टू माइंड, टू के साथ देखिए यहाँ पर टू का यूज किया। तो ये ध्यान रखें, टू के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है, ये कंसेप्ट है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव विथ टू हमने पढ़ा अब तक। अभी हम लोग जो देखेंगे ये है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है इन्फिनिटिव विदाउट टू, यानी टू का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट वहां पर हमें V1 का यूज करना है। दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटिव विदाउट टू एंड ऑल्सो कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये कुछ वर्ब्स जो आप देख रहे हैं। देखिए, बेटर, रैदर और सूनर, ये पहले याद रखिए। बेटर, रैदर और सूनर, बेटर, रैदर और सूनर, जब भी इन वर्ड का यूज किया गया हो तो निश्चित तौर पे इनके पहले या तो हैड होगा या तो वुड होगा। ठीक है, जैसे हैड बेटर, हैड सूनर, ठीक है, समझ गए। हैड रैदर, वुड बेटर, वुड सूनर, वुड रैदर, इनका यूज किया। तो यानी जब भी बेटर, रैदर और सूनर का यूज किया हो तो पहले ये कंफर्म कीजिए कि इसके पहले हैड या हैज या हैव या वुड का यूज किया गया हो। क्लियर है? उसके बाद अब ये तो आप समझ गए। अब इनके बाद जो हम वर्ब यूज करेंगे वो क्या रहेगा भाई? तो इनके बाद जो आप वर्ब यूज कीजिएगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ V1 रहेगा, 2+V1 कभी नहीं रहेगा, ये आप ध्यान रखें। जैसे हैड बेटर, हैड सूनर, वुड बेटर, वुड सूनर, हैड रदर, वुड रैदर, वुड सूनर, ये सभी जब होते हैं तो इनके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो बेयर इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव विदाउट टू, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए, इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, वी हैड बेटर टेक टैक्सी, यहाँ पर आपको क्या दे देगा, बहुत छोटा सा एरर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि एरर कहाँ पर है। तो इट्स गेटिंग डार्क, वी हैड बेटर टू टेक दिस टैक्सी, तो यहाँ पे लोग लिख देते हैं वी हैड बेटर टू टेक अ टैक्सी, जो कि पूरी तरह से क्या है,
रॉन्ग है। तो जब भी बेटर, सुनर, रेदर का यूज किया गया हो तो आगे आप क्या यूज करें, डायरेक्ट V1 का यूज करें, 2+V1 का यूज नहीं करें। इस बात का बखूबी ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेयर इन्फिनिटिव की बात करते हैं। यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बता दूं, अक्सर यहाँ पर भी लोग बहुत गलती कर जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सेंटेंस में, है ना, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अगर आप डू या डज या डिड, ठीक है, या डन का यूज कर दिया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डू, डज, डिड या डन का यूज कर दिया जाता है। ठीक, उसके बाद एक वर्ड आता है जैसे एनीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ठीक है, इत्यादि। उसके बाद अगर आपको फिर यूज करना हो, उसके बाद अगर आपको यूज करना है भर, एक और ध्यान रखिएगा कि पैटर्न क्या बन रहा है, ये पैटर्न को समझिए। पैटर्न बन रहा है कि डू, डज, डिड हो गया, उसके बाद एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग का यूज किया गया हो, उसके बाद यहां पर आपको मिलेगा बट या फिर एक्सेप्ट। समझिए, एक पैटर्न बना। क्या पैटर्न बना? सब्जेक्ट के बाद डू, डज, डिड या डन में से कोई एक रह सकता है, उसके बाद एनीथिंग, नथिंग या एवरीथिंग में से कोई एक रह सकता है, और उसके बाद आपको बट या एक्सेप्ट में से कोई एक रह सकता है। ये एक पैटर्न होगा। ठीक है, समझ गए बात को? ठीक है, तो जैसे मान लो एक कोई ले लेते हैं इसमें। अब एक मैंने लिया सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के बाद हम लोग डज ले लिए सपोज, ठीक है, उसके बाद हम लोग नथिंग ले लिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग बट लिख लिए। ठीक है, यहाँ तक एक पैटर्न बन गया। अब बात कहता है कि इसके बाद जो आप वर्ब यूज करेंगे वो क्या होगा, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, 2+V1 है, V1 है, V4 है, V3 है, बहुत सारे ऑप्शन है, 4-5 ऑप्शन है यहाँ। तो क्या हम यूज करें? तो यहाँ पर पहले तो आप पैटर्न को समझिए। जो पैटर्न है इसे हम लोग को मेनली समझना है कि सब्जेक्ट के बाद अगर डू, डज, डिड, डन में से कोई एक यूज हो जाए, उसके बाद फिर नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग में से कोई एक यूज हो जाए, और फिर आगे आपको बट या एक्सेप्ट में से कोई एक यूज हो जाए। तो अगर ये पैटर्न आता है तो वैसे सिचुएशन में आपको जो मेन वर्ब यूज करना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ बेयर इंफिनिटिव होता है। इसको ध्यान रखेंगे। यानी सब्जेक्ट के बाद डू, डज, डिड, डन में से कोई एक, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग में से कोई एक, और बट या एक्सेप्ट में से कोई एक, तब आगे मेन वर्ब V1 में हो जाता है। लेकिन यही पैटर्न अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए, बदल जाए, क्या सब्जेक्ट के बाद आपका डू, डज, डिड ना हो, सब्जेक्ट के बाद डू, डज, डिड ना हो, बल्कि उसके बाद डू, डज, डिड के जगह पर कोई दूसरा वर्ब हो, विश करने वाले जो वर्ब, जैसे वांट, ठीक है, या वांट या वांट्स कहें, या लाइक, लाइक या लाइक्स कहें, या विश या विशेष कहें, कोई भी एक हो गया। ठीक है, ध्यान ध्यान दीजिए। और उसके बाद इस पैटर्न के बाद इनमें से कोई भी यूज किया जाए, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, कोई भी यूज करे, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, कोई भी यूज किया जाए, और उसके बाद फिर बट का यूज किया गया हो। ठीक है, किसका यूज किया गया हो? बट का यूज किया गया, या फिर एक्सेप्ट का यूज किया गया हो। सेम पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर आपको क्या करना है, जो मेन वर्ब हमारा होगा वो मेन वर्ब स्पेशली क्या होना चाहिए, वो मेन वर्ब 2+V1 होगा। क्या यूज होगा? 2+V1। इसका ध्यान रखेंगे। इनके बाद 2+V1 का यूज करना है, यानी इन्फिनिटिव का यूज करना है। बात समझ रहे हैं? पैटर्न को सिर्फ समझिए। पैटर्न पैटर्न समझेंगे आसानी से आपका बन जाएगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। क्लियरली आपको यहाँ लिखा हुआ है जैसे रवि, रवि के बाद क्या लिखा हुआ है? डज। ठीक है, और डज के बाद क्या लिखा है? नथिंग, और नथिंग के बाद बट यूज किया। हमने एक स्ट्रक्चर लिया था ना, सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नथिंग प्लस बट।
तो आगे जो मेन वर्ब यूज करेंगे वो क्या यूज होगा, V1 हुआ ना। रवि डज नथिंग बट प्ले, बहुत जगह पर यहाँ पर प्लेइंग लिख दिया जाएगा, टू प्ले लिख दिया जाएगा या प्लेड लिख दिया जाएगा, सारे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर डू डज के जगह पर कुछ और हो, जैसे ही वांट्स नथिंग, लेकिन यहाँ पर भी था ना डज के जगह सिर्फ हमने वांट्स कर दिया, बाकी तो यहाँ भी नथिंग था, यहाँ भी नथिंग है, यहाँ भी बट है, यहाँ भी बट है। ठीक है, ये सिर्फ डू डज के बदलने से जो V1 था, वेयर इन्फिनिटिव था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, इन्फिनिटिव में कन्वर्ट हो गया 2 + V1। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ में आएगी बात। ये वेयर इन्फिनिटिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आप कह सकते हैं। नेक्स्ट, वेयर इन्फिनिटिव की और हम बात करते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको, शुरू में ही जब हम इन्फिनिटिव पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे वर्ब ऑफ परसेप्शन होते हैं, जैसे देख रहे हैं ना, सी, वॉच, हियर, ओवर हियर, फेल, टच, स्मेल, टेस्ट, थिंक, नोटिस, ये सभी को हम वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं। और साथ ही साथ ये कॉजेटिव वर्ब्स हैं, मेक, हेल्प, बिट, ये कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब में क्या होता है, तो कॉजेटिव वर्ब में एक्चुअली जो सब्जेक्ट होता है वो खुद ना काम करके दूसरे से काम करवाता है, उसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। या फिर वो कारण बनता है किसी एक्शन, वो करता नहीं है, वो कारण बन जाता है, इट बिकम्स द कॉज फॉर दैट एनी एक्शन। इसे हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया भी कहते हैं, जिसमें कर्ता खुद ना काम करके वो दूसरे से काम करवाता है, तो इसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में से क्या कहा जा रहा है, एक तरह से कॉजेटिव वर्ब कहा जाता है। ठीक है, तो चाहे वो वर्ब ऑफ परसेप्शन हो या फिर आपका कॉजेटिव वर्ब। क्लियर, अगर ये वर्ब ऑफ परसेप्शन एंड पॉजिटिव वर्ब एक्टिव वॉइस में यूज होते हैं, किसमें यूज होते हैं, एक्टिव वॉइस में, तो ध्यान रखिए कि उनके बाद आपको क्या यूज करना है, V1 का यूज करना है। ठीक है, यानी अगर ये सभी वर्ब ऑफ परसेप्शन या पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं, ठीक है, वो अगर एक्टिव वॉइस में यूज होता है तो आगे आपको V1 का यूज करना है। देख रहे हैं, आई सॉ हर गो। ठीक है, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं परसेप्शन का जो केस है, यहाँ पर आप V1 का भी यूज कर सकते हैं, V4 का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। परसेप्शन के केस में एक्टिव वॉइस में V1 का भी यूज कर सकते हैं और V4 का भी यूज कर सकते हैं। आई मीन, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव वर्ब के केस में एक्टिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ आपको V1 का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। लेकिन जब ये पैसिव में हो जाते हैं, जब ये वर्ब चाहे वो परसेप्शन हो या फिर पॉजिटिव वर्ब्स हो, अगर ये पैसिव में चला जाता है, पैसिव कैसे पहचानिएगा, सबसे पहले तो ये V3 में चले जाएं, और दूसरा इनके पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, बी या बीइंग में से कोई एक यूज हो जाए तो ये पैसिव हो जाते हैं। और जब ये वर्ब पैसिव हो जाते हैं तो इनके बाद आपको क्या यूज करना है, 2 + V1 का यूज करना है। अगर एक्टिव है तो V1 का यूज करना है। ठीक है, समझ गए। तो देखिए, वी मेड हिम लाफ, अगर यहाँ पर लाफ के जगह टू लाफ लिख देते तो ये क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टू लाफ के जगह पर लाफ ही लिखेंगे। ठीक, अब ये कहता है कि अगर ये पैसिव में यूज होता है, सबसे पहले मैंने क्या कहा, पैसिव पहचानने का क्या तरीका है कि जो मेन वर्ब वो तो V3 में जाए, और उस V3 से पहले कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होने चाहिए जो मैंने आपको बताया है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, बी या बीइंग में से कोई एक, तो ये पैसिव हो जाता है। तो अगर ये पैसिव होते हैं तो आगे का जो मेन वर्ब यूज होगा वो V3 में यूज होगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ही वॉज मेड, मेड जो है वो V3 है, और V3 से पहले यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब हो गया जो पैसिव सेंटेंस हो गया। तो जब ये पैसिव हो गया तो निश्चित तौर पे आगे का जो मेन वर्ब हम लोग यूज करेंगे वो आपका क्या होगा, 2 + V1 होगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव वर्ब या फिर वर्ब ऑफ परसेप्शन का यूज अगर पैसिव में किया जाता है तो मेन वर्ब जो है बेसिकली वो 2 + V1 होता है, और अगर एक्टिव में है तो मेन वर्ब V1 होता है। ये आपको बेयर इन्फिनिटिव में क्लियर, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आइए क्वेश्चन से लेकर, अब तक हम लोगों ने बेयर इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव के बारे में समझा, इन्फिनिटिव का यूज कहाँ पे करना है, बेयर इन्फिनिटिव का यूज कहाँ पे करना है, ये सारी चीजें हमने देख ली। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इन्फिनिटिव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन जनरली पूछे ही जाते हैं, चाहे वो फिलर्स का फॉर्म हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का फॉर्म हो या फिर एरर डिटेक्शन का फॉर्म हो, पूछा ही जाता है इससे। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो है वो हम लोग देखते हैं, उसी से रिलेटेड होता है जो जनरली हम लोगों ने पढ़ा है।
ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन, यानी हमें एरर फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन में एरर किसी एक पार्ट में हो सकता ना भी एरर हो। अगर एरर नहीं होगा तो आपके पास एक ऑप्शन है नो एरर का, आप उस पर जा सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द चिल्ड्रन सेड दे वुड रादर दे वुड स्टार्व रादर देन टू सरेंडर। हमने आपको कहा था, क्या कहा था, कि जब भी सेंटेंस में रदर हो, ठीक है, तो इस बात का बखूबी ध्यान रखें कि रैदर के साथ हम कभी भी टू का यूज नहीं करते। ठीक है, वहां पर हम सिंपली क्या यूज करते हैं, V1 का यूज करते हैं। तो और खास करके रैदर के साथ आपका वुड भी लगा हुआ है। तो द चिल्ड्रन सेड दे वुड स्टार्व रैदर देन सरेंडर, यानी वो सरेंडर करने से ज्यादा भूखे रहना पसंद करेंगे, भूखे मरना पसंद करेंगे। ये चीजें यहाँ पर हुआ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टू जो है वो एक मिस्टेक है, यहाँ पे टू नहीं होना चाहिए, इस वजह से एरर हमारा थर्ड पार्ट। ये तो एरर डिटेक्शन का हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये ब्लैंक हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पर भी ध्यान रखिए। हाँ, एक चीज यहाँ देखिए क्या कह रहा है, मिस्टर राजीव हैज ही सन डैश आफ्टर ही। देखिए एक चीज यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो ना, हैज या हैव या फिर हैड लगा हो, ठीक है, और डायरेक्ट अगर आप वर्ब यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, इनके साथ हम तीन तरह से वर्ब का यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैज हैव हैड है, तो उनके बाद हम तीन तरह से वर्ब यूज कर सकते हैं। क्या? पहला कि हैड के बाद डायरेक्ट आप V3 का यूज करेंगे, या फिर हैड के बाद टू प्लस V1 का यूज करेंगे, यानी हैज हैव हैड के बाद डायरेक्ट V3 बनता यूज होता है, ये परफेक्ट बन जाता है। क्या बनता है? परफेक्ट टेंस बन जाता है। और हैज हैव हैड के बाद टू प्लस V1 लग जाता है, तो ये मॉडल हो जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? मॉडल। समझ रहे हैं बात को? और तीसरा एक कंसेप्ट ये है कि सब्जेक्ट के बाद हैज हैव हैड हो और उसके बाद आप डायरेक्ट वर्ब ना यूज करके वहां कोई नाउन का यूज कर दिया गया हो या प्रोनाउन का यूज कर दिया गया। ठीक है, तो मतलब हैज हैव हैड के बाद नाउन या प्रोनाउन यूज कर दिया गया हो, तो इसके बाद यानी ये जो नाउन या प्रोनाउन यूज हो जाएगा, इसके बाद आपको कौन सा वर्ब यूज करना है? V1 का यूज करना है। इसका मतलब हम हैज हैव हैड के बाद V3 भी यूज कर पा रहे हैं, टू प्लस V1 भी यूज कर पा रहे हैं और V1 भी यूज कर पा रहे हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर पा रहे हैं। लेकिन क्राइटेरिया क्या है? आपने देखा, डायरेक्ट अगर आप इनके बाद परफेक्ट टेंस बनाना चाहते हैं तो V3 लगाइए, मॉडल्स की तरह इनको यूज करना चाहते हैं तो टू प्लस V1 लगाइए, और अगर अधिकार की बात करना चाहते हैं तो वहां पर आपको V1 का यूज करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए हैज हैव हैड के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, तभी जाकर फिर वहां पर V1 का यूज करते हैं। ये भी एक कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है मिस्टर राजीव, सब्जेक्ट हो गया, हैज हो गया यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना, और उसके बाद हिज सन एक नाउन आ गया। तो यानी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड, उसके बाद नाउन, तो फिर आगे वर्ब कौन सा? V1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लुक आफ्टर। क्लियर? समझ गए? तो इसी तरह से यहाँ पर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया एरर डिटेक्शन, यानी आपको इसमें से एरर फाइंड आउट करना है कि एरर क्या है। हो सकता है एरर ना भी हो इसमें, अगर एरर है तो फिर आपको इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि यहाँ तो पता है कि एरर हो सकता है, तो कहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता हो गया कि एरर हो सकता है, लेकिन अगर एरर है तो इसका करेक्शन क्या होगा ये आपको बताना, ये चीजें। चलिए देखते हैं। कह रहा ही टाउट मी टू लाइट सिगरेट विदाउट अ मैच बॉक्स। मैंने बताया था शुरू में पहले क्या, कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जैसे टीच हो गया, लर्न हो गया, आस्क हो गया, डिस्कवर हो गया, ठीक है, उनके बाद अगर हम वर्ब यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि उनके बाद कोई एक WH वर्ड का यूज होता है, और उस WH वर्ड के बाद ही हम सुटेबल WH वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद हम टू प्लस V1 का यूज करते हैं। तो आप तो कंफर्म हो गए कि ही टाउट मी टू लाइट सिगरेट, ये तो गलत है। टू प्लस V1 तो यूज किया, सही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज छोड़ दिया। क्या भाई? कि कैसे, कैसे का सेंस यहाँ पर छोड़ दिया वहां पर। तो उसने मुझे सिगरेट बिना मैच बॉक्स के सिगरेट जलाना सिखाया। तो यहाँ पर टाउट की बात आई, है ना, तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना होगा? हाउ टू लाइट सिगरेट। इस तरह से सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, तो आपने क्वेश्चंस देखा,
अब क्वेश्चन जो आपको ट्राई करना है एज अ होमवर्क, है ना, ये आप देख लेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं 1 to 5, एरर फाइंड आउट करना है, नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड है। ठीक है, जो चीज़ें आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, इसके बाद चले और क्वेश्चन। तो ये जो है आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से है, जो आप कलर्ड पार्ट देख रहे हैं, जो कलर किया हुआ वर्ड्स हैं उनको आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, ज़रूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि नहीं वहाँ ज़रूरत ही नहीं है तो फिर नो इम्प्रूवमेंट में जाएंगे। ज़रूरत है तो कोई एक ऑप्शन देंगे जो सही हो उसका, उसको रिप्लेस कर सकते, ये आपको चूज़ करना है। ठीक है, समझ गए? ये आपका रहा क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग आगे के क्लास में क्या पढ़ेंगे ये ज़रा आप देख लें। ठीक है, तो आगे का क्लास में नॉन फाइनाइट का ही पार्ट है, यानी सेकंड नॉन फाइनाइट हम कह सकते हैं, जो कि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कह सकते हैं। वहाँ पर हमें जेरेंट के बारे में पढ़ना है, यानी वर्बल नाउन हो गया, पार्टिसिपल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जो वर्बल एडजेक्टिव हो गया, और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करना है। समझ रहे हैं बात को? तो ये आगे का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो हमारा क्लास हुआ, ये आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।